नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। मैं विनीता शर्मा यू शुड नो से आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम जिस बहुचर्चित केस के बारे में बात करेंगे वह केस 2008 का है। अब आप सब लोगों के जहन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि 2008 के केस को हम आज क्यों लाए हैं। इस केस का जो अंतिम फैसला है वो बस 10 दिन पहले 5 अगस्त 2024 को ही आया है। इस केस की जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो आप सबसे एक राय मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सब अपनी दें। ये पूरा केस जब सुने तो इस केस में आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। हम ये कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मेरठ की है। मेरठ में एक परिवार रहता था जिसमें कर्नल साहब, उनकी बीवी और उनकी दो बेटियां थीं। शिबा उनकी बड़ी बेटी का नाम है। कर्नल साहब ने शिबा के बचपन से ही सपना देखा था कि वह उसको आर्मी में कैप्टन बनाएंगे। शिबा की परवरिश इसी हिसाब से की गई कि उसको आर्मी में भर्ती होना है। उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी फ़िज़िकल हेल्थ का भी उसी अकॉर्डिंग ख्याल रखा गया कि उसको कल को आर्मी ज्वाइन करनी है। अब जैसे कि पिता ने सपना देखा था, बेटी ने भी पूरी लगन से पढ़ाई की, पूरी कोशिशें की, पर किसी ना किसी कारण से शिबा कभी कैप्टन नहीं बन पाई। कर्नल साहब ने सोचा कि ठीक है, बेटी मेरी कर्नल नहीं बन पाई, कैप्टन नहीं बन पाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके लिए आर्मी से ही एक लड़का ढूंढते हैं जो कि कैप्टन हो, ताकि ये आर्मी बैकग्राउंड में ही रहे। ये भी कोशिश की गई। अब बहुत छानबीन के बाद कर्नल साहब को एक बहुत अच्छा लड़का मिला जो कि आर्मी में कैप्टन था। वो दिल्ली में रहते थे। उन कैप्टन साहब के साथ शिबा की शादी हो गई। अब शिबा शादी के बाद मेरठ से दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अब घर में कर्नल साहब, उनकी वाइफ और उनकी छोटी बिटिया रह जाती है। शिबा की शादी के महज 2 साल बाद ही कर्नल साहब की मृत्यु हो जाती है। कर्नल साहब की मृत्यु के बाद इस संपन्न परिवार में पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। मम्मी, माँ और बिटिया, जो छोटी बेटी थी कर्नल साहब की, उन लोगों ने ये सोचा कि हमें कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो उन लोगों ने गारमेंट का बिजनेस जो है वो दुबई में चालू किया और ये दोनों माँ और बेटी दुबई में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे शिबा रहती है दिल्ली में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी हस्बैंड की फैमिली के साथ जो कि कैप्टन हैं, और कर्नल साहब की वाइफ और बेटी जो कि दुबई शिफ्ट हो गए गारमेंट के बिजनेस को संभालने के लिए। मेरठ वाला फ्लैट जो है इनका वो खाली है। शिबा और कैप्टन साहब की 2 साल बाद कुछ मनमुटाव सा रहने लगा। मनमुटाव के चलते मनमुटाव इतना बढ़ता चला गया कि दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर फैसला किया कि अब यह साथ नहीं रह सकते और इनका रिश्ता जो है वो डिवोर्स की तरफ बढ़ाया जाए। कर्नल साहब का घर छोड़ के जो शिबा है वो मेरठ में अपने घर आ जाती हैं डिवोर्स फाइल करके। अब जो शिबा है वो मेरठ में अपने घर में अकेली रहती हैं, बिकॉज़ जो उनकी माँ है और छोटी बहन है वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि वो कभी कभार भारत आते थे पर उतना रेगुलर नहीं आ सकते, बिकॉज़ वहाँ पे वो बिज़नेस संभाल रहे हैं, इसलिए वो रेगुलर नहीं आ पाते थे। तो यहाँ पे जो शिबा थी वो फुल ऑन आज़ाद हो चुकी थी। शादी के बाद से शिबा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाई से उसका कोई टच भी नहीं था। पर डिवोर्स के बाद उसको लगा कि उसको अपने कैरियर की तरफ फिर से ध्यान देना चाहिए और शिबा ने एक मेरठ के ही कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर दी। पढ़ाई के लिए उसने कॉलेज ज्वाइन किया और वो कॉलेज में रेगुलर जाने लगी तो उसकी मुलाकात एक एक्सपोर्टर से हुई जो कि वेस्टर्न यूपी में काम करते थे। वह लखपति ही नहीं बेहद करोड़पति इंसान थे जिनका नाम था इजलाल। वो इजलाल के टच में आई और इजलाल कब उससे अटैच होता चला गया ना ही ये शिबा को मालूम पड़ा और ना ही ये इजलाल को। शिबा और इजलाल की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन लोगों को भी शायद ये नहीं पता चला।
उसकी तलाक की जो कार्रवाई चल रही थी कैप्टन साहब से, उसमें भी इजलाल ने उसकी काफ़ी हेल्प करी और उसकी उस वक्त पे जो मानसिक स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, उसमें भी वो शिवा को इमोशनली संभालने लगा, जिसकी वजह से भी उनकी नज़दीकियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अब कैप्टन और शिवा के तलाक होने के बाद जब शिवा आज़ाद हो गई, उसकी ज़िंदगी में इजलाल पूरी तरीके से आ गया था। इजलाल एक बहुत बहुत अमीर व्यक्ति था। अब आप पूछेंगे कि मैं बार बार आपको ये चीज़ क्यों रिमाइंड करा रही हूँ। एक्चुअल में हमारी पूरी कहानी का जो मुद्दा है वह यही अमीरी है। आपको कहानी के एंड में मालूम पड़ेगा कि मेरा ये सेंटेंस बार बार बोलने का वजह क्या थी। शिवा की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। जब उसका मन करता वो दुबई चली जाती, माँ और बहन के साथ बिजनेस देखती। जब उसका मन करता वो मेरठ आ जाती, इजलाल के साथ वो रहने लगी। इजलाल के साथ ही उसने दिल्ली में भी एक फ्लैट लिया, जिसमें वो आराम से इजलाल से मिल सकती थी, बिकॉज इजलाल जो था वो दिल्ली में अक्सर रहा करता था। तो अब शिबा का जो है वो मेरठ, दिल्ली और दुबई, इन 3 जगहों पे फ्रिक्वेंटली आना जाना हो गया था। अब इसी दौरान उसको एक लड़का और टकरा जाता है, जिसका नाम होता है सुनील। सुनील की एंट्री जब शिबा की ज़िंदगी में आती है तो उत्पात अब एंट्री होती है हमारे तीसरे किरदार की, यानी शिबा के दूसरे बॉयफ्रेंड की, जो कि कॉलेज स्टूडेंट था सुनील। शिबा को जब पता चला कि सुनील भी उसे पसंद करने लगा है, तो शिबा की कोई खुशी की सीमा नहीं रही। शिबा के पास एक करोड़पति आदमी भी था, जो उसके यहाँ बेइंतहा खर्चा कर रहा था, उसके साथ रहता था, और उसके साथ पास एक कॉलेज स्टूडेंट भी था। वो 2 नाव में पाँव रख के आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। आज़ाद थी बिकॉज़ उसके पास उसकी माँ देख रेख के नहीं थी, माँ वहाँ पे दुबई में शिफ्ट थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ शिबा को दिखने लगी कि जो उसका कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड है वो उसकी ख्वाहिशों को उतना पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसके लिए बहुत सीरियस हो गया है। वो चाहता है कि शिवा उससे शादी कर ले। उधर इजलाल भी चाहता है कि शिवा उससे शादी कर ले, बट अब आपको मेरी बात समझ आएगी। अब शिवा के पास जो है वो चॉइस आ गई थी, आइदर वो एक बेहद रिच और अमीर आदमी से शादी करे, वेल सेटल आदमी से शादी करे, आइदर वो एक कॉलेज स्टूडेंट से शादी करे जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है। वही हुआ, शिबा ने पैसा चुना। शिबा पैसे की तरफ झुक गई, पैसा जीत गया। अब शिवा ने सुनील को इनकार तो कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, पर वो सुनील को पूरे तरीके से छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो वो फिर भी सुनील से मिलती थी, सुनील के साथ रहती थी, बहुत टाइम स्पेंड करती थी, जिससे सुनील को भी कभी ये नहीं लगा कि शिवा उसको धोखा देगी। हालांकि उसने ये मन बना लिया था कि अगर कभी शादी का प्रपोजल आए तो उसको किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे एक बहुत पुरानी कहावत है कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कहीं ना कहीं इजलाल को सुनील के बारे में और सुनील को इजलाल के बारे में खबर मिलने लगी कि जो शिबा है वो किसी और से भी मुलाकात करती है। अब सुनील को तो शिवा ने ये कह के बरगला दिया कि इजलाल से वो बिजनेस के रिगार्डिंग मिलती है, क्योंकि इजलाल रिच व्यक्ति है, एक्सपोर्टर है, तो समझ में आता है। पर इजलाल तो करोड़पति आदमी था, वो उसके खिलाफ जासूस भी बिठा सकता था, तो इजलाल को बेवकूफ़ बनाना शिवा के बस में नहीं था। अब शिवा ने यहाँ पे क्या गेम खेला है, उसने ये बोला कि सुनील अपने 2 दोस्तों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है, उसको परेशान करता है, उस पे शादी का दबाव बनाता है। इसलिए उसको मनाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके साथ। शुरू-शुरू में ये बातें इजलाल को लगा कि ठीक है, यंगस्टर है,
करता होगा ऐसी हरकतें, वो उसको भी इग्नोरेंस में वो लेता चला गया। लेकिन जब उसको किसी के थ्रू पता चला कि जो शिबा है वो बहुत टाइम स्पेंड करती है सुनील के साथ, तो उसने शिबा को बिठाकर उससे पूछा कि आपके दिल में क्या है, आप मुझे क्लियरली बताएं। जिस दिन शिबा को ये लगा कि मेरे हाथ से इतनी सारी दौलत जा रही है या मेरे हाथ से इस्लाल चला जाएगा, उस दिन से शिबा ने एक गेम खेलना चालू किया। उसने इस्लाल को कॉन्फिडेंस में लिया और सुनील के खिलाफ उसके कान भरने शुरू किए कि वह मुझे रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, मुझे परेशान करता है, मुझे किडनैप करने की धमकी देता है, मुझे शादी करने के लिए मेरे पर दबाव बना रहा है और आत्महत्या करने की धमकी देता है। इस तरीके से वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर दुबई में सेटल है, बताइए मैं क्या करूं। इस तरीके से वह उस पर दबाव बनाने लगी, अपने आप को बेहद कमज़ोर दिखा के कि मैं बहुत शरीफ और कमज़ोर हूं, आप मेरी मदद करिए। धीरे धीरे शिबा ने इजलाल को, जो कि सुनील से कभी मिला भी नहीं था, उसको उसके दुश्मन के रूप में खड़ा कर दिया। शिबा ने इजलाल को सुनील के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब इजलाल भी रोज रोज की कंप्लेन सुन सुन के बहुत ही परेशान हो चुका था। उसने आखिरकार शिबा को बोला कि आप ठीक है, मैं देखता हूँ, आप घर जाइए, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब इजलाल ने अपने कुछ लड़कों के थ्रू सुनील को और उसके दो दोस्तों को अपने फार्म हाउस में बुलाया। अब फार्म हाउस था उसका दिल्ली में, बहुत रिच व्यक्ति था, बुलाया। अब वहाँ पे उसने एक शराब पार्टी की। शराब पार्टी में उसने उन जो कॉलेज स्टूडेंट थे, सुनील, 23 साल, 25 और 27 साल के लड़के थे, ये महज बहुत छोटी उम्र के लड़के, इनको बुलाया, इनके साथ ड्रिंक विंक किया। अब ये सब कार्यक्रम शाम को 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुआ जब उनको बुलाया गया। इजलाल ने पहले ही अपने कजन्स को और लड़कों को इकट्ठा कर रखा था वहाँ पर फार्म हाउस के अंदर। तो अब उसने बुला लिया अपने सारे लड़कों को और इन इन तीनों को बुला लिया। अब वहाँ पे ड्रिंक पार्टी चलती है। अब ड्रिंक पार्टी में क्या होता है कि इजलाल भी बहुत पी लेता है, उसके लड़के भी पी लेते हैं और इन तीनों को भी बहुत पिला दिया जाता है। आफ्टर मिडनाइट इनकी शिवा को लेकर बातें स्टार्ट होती हैं। बातें स्टार्ट होती हैं तो फिर उसके बाद कहासुनी स्टार्ट हो जाती है और ये कहासुनी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। अब उस लड़ाई के लिए ये तीनों प्रिपेयर नहीं थे, पर इजलाल जो था वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके बैठा हुआ था। अब ये जो लड़के हैं वो अपने लड़कों को इशारा करता है, इजलाल जो है अपने लड़कों को इशारा करता है और वो अपने पाइप्स निकाल लेते हैं। उन्होंने वहाँ पे पाइप्स वगैरह रखे हुए थे, रॉड्स वगैरह रखी हुई थी, निकालते हैं और वो उन लड़कों को, तीनों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देते हैं, सुनील और सुनील के दोस्तों को। और मारते मारते वो बार बार यही बोलते हैं कि आपने शिवा के सपने देखे, तुमने शिवा के सपने देखे, शिवा का पीछा किया। वो लोग हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि ठीक है, हमें छोड़ दो, ठीक है। बट क्या होता है कि उनका भी पहले यही था, इजलाल का भी पहले प्रोग्राम यही था कि हम इनको मार पीट के छोड़ देंगे, इनको एक सबक दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सर पे कुछ और ही सवार होता है तो फिर कुछ आगे पीछे अपना अच्छा बुरा नहीं दिखता इंसान को। अब उनके सर पे भी नशा सवार था, तो उन्होंने पहले तो इन लड़कों को पाइप से बहुत मारा। जब उनको उससे भी, उनकी गालियों से भी उनको तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने, इजलाल ने अपनी पिस्टल निकाल ली और इन तीनों लड़कों को एक एक गोली मारी। उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने तलवार निकाली और फिर इनको बहुत घाव दिए गए तलवार के भी। अब ये सब काम इकट्ठे नहीं हो रहा था, ये सब काम पूरी रात में हुआ है और ये सुबह तक चला है, मतलब किश्तों में हो रहा है, ये सब किश्तों में हो रहा है। 12 लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए, 12 लोग इन 3 लड़कों को ज़मीन पे लेटा के चेयर पे बैठे हुए, पाइप से, रॉड से, गोली से, तलवार से उनको कंटिन्यू मार रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको तड़पा रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं और इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। आप उस माहौल में एक बार सोचिए कि
आपकी रूह कांप जाएगी देखकर भी कि ये कैसे हो सकता है, ये सब लोग इंसान हैं, ये हमारे बीच में रहने लायक इंसान हैं। कोई बात नहीं, अभी आगे आगे आप और सुनिए, आपको और चौंकाने वाली चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अब इन्होंने सुबह तक यह काम किया और सुबह होते होते उन तीनों लड़कों के प्राण निकल चुके थे। अब उस पूरे फार्म हाउस में चारों तरफ खून ही खून था, जहाँ पे ये दहशत चल रही थी। अब इनको लड़कों को इजलाल और उसके जो गुंडे हैं या उसके कज़न्स हैं कहें, इनको सुबह तक भी पूरे तरीके से होश नहीं था। इन्होंने डेड बॉडीज़ को सीढ़ियों पे ही छोड़कर घर के बाहर, जो घर के बाहर और मेन गेट से पहले जो सीढ़ियाँ हैं वहीं पे इनको डेड बॉडीज़ को छोड़कर और सब सोने चले गए घर के अंदर। इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि हमें कोई देख रहा है, हमारा क्या होगा। बहुत ही बेफ़िक्र होके इन्होंने उन बच्चों की बॉडीज़ जो हैं वो वहाँ पे फेंक कर ये अंदर चले गए। अब ये सो जाते हैं, जो उनका ब्लड है वो बहता हुआ मेन गेट से आपका रोड पे आ रहा है। रोड पे जहाँ आपका ट्रैफिक चल रहा है, जहाँ आपके लोग चल रहे हैं, वहाँ पे वो ब्लड निकल के फार्म हाउस से गेट की तरफ को आ रहा है। अब इस पर भी कमाल देखिए, भारत की पब्लिक वो वहीं से गुजर रही है, पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक फार्म हाउस से ब्लड निकल रहा है और वो रोड पर आ रहा है। नो वन कैन नोटिस्ड। सब अपनी दिनचर्या में भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, गाड़ियां चली जा रही हैं उस सड़क पर किसी ने नहीं देखा कि एक घर से कंटिन्यू ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है। अब 2-3 लोगों की जो नज़र पड़ी है ब्लड पर, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन नहीं करी है, वो घर के अंदर की तरफ चिल्लाने लगे मेन गेट से कि अंदर सब ठीक है। अब ये शोर शराबा सुन के, जो 3-4 लोगों मचा रहे थे, वो शोर शराबा सुन के जो लड़के शराबी के अंदर सो रहे थे उनकी नींद उठती है। उसमें से 4 लड़के बाहर आते हैं, देखते हैं, पब्लिक की सुनते हैं। पब्लिक उनको जब बताती है कि इस तरीके से ब्लड बाहर आ रहा है, तो वो आनन फानन में, जो मेन गेट के बाहर एक कार खड़ी है, घर के फार्म हाउस के अंदर कार खड़ी है, उसमें नहीं, फार्म हाउस के अंदर भी एक कार खड़ी थी, उसमें नहीं, फार्म हाउस के बाहर जो कार खड़ी है, जो कि मेन रोड पे पार्क है, उस रोड पर वो डिक्की खोलते हैं चारों लड़के और उन तीनों डेड बॉडीज को इस तरीके से रखते हैं डिक्की में जैसे कोई कपड़ा ठूस रहा होगा, एक के ऊपर एक, बड़ी लापरवाही से, पब्लिक के सामने, उसी पब्लिक के सामने जो रोड पे गुजर रही है। रखते हैं, आप डिक्की में रख दिया उन्होंने। अब डिक्की में रखने के बाद एक गाड़ी में वो 2 लड़के बैठ के चले गए और पीछे से जो अंदर गाड़ी खड़ी थी उसमें 2 लड़के निकल के उसमें भी बैठ के चले गए। अब इनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि इन बॉडीज़ को ये किसी नदी में, या हिंडन नदी वहाँ पे पड़ती है रास्ते में, हिंडन नदी में ये फेंक के वापस आ जाएंगे। अब बेखौफ अंदाज देखिए, पब्लिक के सामने ही सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और जब ये तीनों उस डेड बॉडीज़ को गाड़ी में डाल रहे थे तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी लगता है, ट्रैफिक जैम भी लगा, तो कितने गवाह होंगे ये सोचिए आप। ठीक है, अब लग गया, ट्रैफिक जाम भी हो गया, इन्होंने डेड बॉडीज़ को डाल दिया, ये लोग गाड़ी लेके आगे निकल भी गए। पीछे इनकी एक सपोर्टिंग कार भी निकलती है। ठीक है, अब आगे जाके जब ये आगे पहुंचते हैं, आधे रास्ते में पहुंच के इनकी गाड़ी का, जिसमें बॉडीज़ रखी हैं, उस गाड़ी का डीजल ख़त्म हो जाता है। अब ये कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से डीजल का इंतज़ाम हो और ये गाड़ी को आगे ले जाएं, लेकिन डिक्की से कंटिन्यू ब्लड नीचे बह रहा होता है, तो इनको इतना मौका नहीं मिलता कि ये कुछ कर पाएं। तो ये गाड़ी को वहीं ऑन रोड छोड़कर, ये गाड़ी को वहीं ऑन रोड छोड़कर ये पीछे से आने वाली अपनी दूसरी गाड़ी पर बैठकर चले जाते हैं। अब गाड़ी से क्योंकि ब्लड बह रहा था, तो आसपास की जो पब्लिक होती है, जो देखती है, वो पुलिस को कंप्लेन करती है, पुलिस आती है, डिक्की खोलती है, उसमें बॉडीज़ देखती हैं। ऑब्वियसली बॉडीज़ के मिलने के बाद गाड़ी का नंबर देखा जाता है, गाड़ी के नंबर से
पुलिस आसानी से इजलाल के पास तक पहुंच जाती है। अब इजलाल के पास पहुंचती हैं तो उसके घर में भी ब्लड होता है, उसके जो गार्डन एरिया है उसमें भी खून होता है, वहाँ से जो सड़क पे गया था वो भी खून होता है, और वहाँ पे जो 2-4 पब्लिक के लोग खड़े थे जिन्होंने सुबह से तमाशा देख रहे थे उनके घर के बाहर, वो लोग भी उनको वहीं मिल जाते हैं और वो एज अ गवाह तैयार हो जाते हैं करने के लिए। अब पुलिस के पास सब कुछ था, सब कुछ, मुजरिम, गवाह, ठीक है, सब कुछ था। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। अजब कानून के तहत, मतलब जो मैं बता रही हूँ, अभी आपको याद होगा, रिसेंटली न्यूज़ है, मनीष सिसोदिया जी अभी 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त किया है, उनका पासपोर्ट, ताकि वो कहीं बाहर विदेश में ना जा सकें। कोई उनका इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि उनका पासपोर्ट रख लिया जाए, बट ये हमारे देश का कानून है कि आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो आप भारत छोड़ के कहीं और ना जा सकें, तो इसलिए आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए, जिसने 3 कत्ल किए वो आराम से दुबई से भारत, भारत से दुबई आराम से आ जा रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी, ना ही कोई उनसे पूछताछ कर रहा था। धन्य है, ये चीज़ भी देखिए। चलिए वापस से हम अपने स्टोरी में आते हैं। और कछुए के से भी धीरे जो ये केस चला है, मतलब 2000 का हत्याकांड, और 2024 में आज हम बैठे हैं 5 अगस्त 2024 को, इसका जब पूरा न्याय आता है, यह खबर अब मीडिया में पहुंच जाती है। मीडिया में पहुंचने के बाद जो कॉलेज के लोग होते हैं, वो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट सारे सड़कों पे उतर आते हैं, नारेबाजी की जाती है, इजलाल को सज़ा देने के लिए दबाव डाला जाता है कानून पर। मीडिया से भी काफ़ी प्रेशर आता है कि आप इसका न्याय जो है जल्दी से जल्दी करिए। 2008 की ये घटना है। 12 मुजरिम, जिन पे आपका सब कुछ गवाह भी हैं, जिनका जुर्म भी तय हो चुका है, सब कुछ आपके पास है, फिर भी हमारे कानून का कौन सा लूप होल वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 2010 में, महज 2 साल बाद, 2010 में शिवा को जमानत मिल जाती है, जो कि इस पूरे 3 कत्ल के, 3 यंग बच्चों के कत्ल के, पुलिस के पास सारे गवाह होते हुए भी महज 2 साल में, 2008 में ये घटना घटी थी और 2010 में शिवा को जमानत मिल जाती है, जो कि इस पूरे कांड में मेन कल्पिट है। उसको 2 साल में ही आप उसको जमानत भी मिल जाती है। अब जमानत भी मिलती है और उसको भारत छोड़ के दुबई में बसने की परमिशन भी मिल जाती है। अब वो तुरंत ही जमानत मिलते ही दुबई चली गई। दुबई जाती है, वहाँ पे अपनी माँ बहन के साथ बिजनेस करती है, बिजनेस संभालती है। जब उसका मन करता है वो भारत आती है, दोस्तों से मिलती है, अपना जीवन जी रही है। जब उसका मन करता है वो दुबई जाती है, अपना बिजनेस संभालती है। जिनके घर के चिराग गए वो गए, जो अमीर आदमी अपना बिजनेस छोड़ के पूरा जेल बैठ गया वो बैठ गया, बट शिवा मैडम आराम से अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं और अपना जीवन भी जी रही हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैं कंक्लूज करना चाहूँगी आप लोगों को। अभी मतलब 4-5 दिन पहले ही, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी आज़ाद। चलिए वापस से हम अपने स्टोरी में आते हैं। और कछुए के से भी धीरे जो ये केस चला है, मतलब 2000 का हत्याकांड, और 2024 में आज हम बैठे हैं 5 अगस्त 2024 को, इसका जब पूरा न्याय आता है, कछुए की स्पीड से भी धीरे ये केस चला है, ठीक है। 2008 का हत्याकांड है ये, और 2024 में आज हम बैठे हैं 5 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दिया है, रिजल्ट दिया है इसका, अभी आया है 16 साल बाद। मतलब शिवा ने बाहर निकल के 14 साल अपनी आराम से ज़िंदगी जी,
3 कत्ल के बाद वो आराम से विदेश और विदेश से भारत आराम से घूमती रही, अपनी ज़िंदगी जीती रही। अब उससे भी गजब बात देखिए, 12 लोगों पे केस हुआ था, 12 में से 2 लोग अपनी मौत मर भी चुके हैं। ठीक है, तो अब 12 में से बच गए 10 लोग। अब उन 10 लोगों के खिलाफ फैसला जो सुनाया गया है वो सुनाया गया है उम्र कैद। मेरठ सेशन कोर्ट में, ठीक है, एक फैसला आया है अभी 5 तारीख को ही कि इन सब को, जो 10 लोग बचे हैं 12 में से, उनको उम्र कैद दी जाएगी। अब इस पर भी इजलाल ने ये हाई कोर्ट के बाद, जो इजलाल है, मुख्य आरोपी इजलाल जो हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए बोला है कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं और हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। अब जो शिवा थी वो बैठी हुई थी दुबई में, ठीक है, उनको सम्मन जाता है कि आपको भारत आना है और अंतिम फैसला सुनाया जाना है 5 अगस्त को। बहुत ही बेफिक्र होकर आई, उनको पता है कि 16 साल में कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, 14 साल से मैं आज़ाद ज़िंदगी जी रही हूँ, अभी फैसला यही आने वाला है, हम लोग छूटने वाले हैं। तो वो और इजलाल बहुत बेफिक्र थे कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो बहुत बेफिक्री में आई यहाँ पर। बट अभी उनको सख्त कानून के तहत कड़ी सुरक्षा में जेल में भेज दिया गया है। उन पे जो अभी जुर्म साबित हुआ है वो मर्डर का हुआ है और उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। 14 साल की खुशहाल ज़िंदगी जीने के बाद 2008 के जुर्म की सज़ा उनको 2024 में दी गई है। ठीक है, 14 साल की उम्र कैद होती है और 14 साल की ज़िंदगी वो बाहर आराम से जी के आ चुकी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मेरा सवाल आप लोगों से है। आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी, आप लोग मुझे इस कहानी में आप लोगों को क्या लूपहोल दिखाई दिए कानून के, वो आप प्लीज़ मुझे बताएं। हमारे